हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एनसीईआरटी ग्राफ सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैट के बच्चों ऑलरेडी हो चुके हैं। हमने उसके बाद कैपेसिटेंस के कर लिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के कर लिए और इसी क्रम में मैं आगे चल रहा हूँ। आज हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर और उसके बाद हम जो ग्राफ करेंगे वो मूविंग इफेक्ट, जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट और मूविंग चार्ज है उसका हम ग्राफ करेंगे। ठीक है। और सारे ग्राफ एनसीईआरटी बेसिस हैं और आपके एग्ज़ाम में कई बार इससे पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने सेपरेटली फॉर्मूला रिवीजन के साथ ये सीरीज चलाई है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप ज़रूर फॉलो करें इन ग्राफ को, क्योंकि कई बार ग्राफ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और अपना क्वेश्चन सही करें और एक लाइक ज़रूर करें अगर आपको कंटेंट पसंद आया। ठीक है। तो पहला जो हमारा ग्राफ है बच्चों वो है स्ट्रेट कंडक्टर। अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है तो उस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ क्या होगा। तो बच्चों आपको पता होगा कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है, चाहे सेमी इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, उसके फॉर्मूले में या उसके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जब भी मैंने आपको बताया है ये वाला ग्राफ बनेगा जहाँ पर y और 1/x का रिलेशन है। तो आप अगर x एक्सिस में r और y एक्सिस में b को लेते हैं तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो हमारा इस नेचर का बनेगा। ठीक है। और इसका नाम बच्चों हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है। एक बात और बता दूं, जो स्ट्रेट कंडक्टर है बच्चों इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है MFL जो है इसकी, वो आपकी कंसंट्रिक कंसंट्रिक सर्कल है और जिनका कंसंट्रिक सर्कल और जिनका ओरिजिन क्या है, एक पॉइंट पे है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये कोई कंडक्टर है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है। ये नीट में आपका पूछा भी गया था एक बार, तो ये आप ध्यान रखिए। सेकंड जो हम ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं वो है सर्कुलर करंट लूप। ठीक है। आपने एक्सिस पे इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाला होगा, तो वैसे ही सर्कुलर करंट लूप का अगर आपसे कोई ग्राफ पूछे कि भैया क्या ग्राफ होगा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, अगर उसको आप वाई एक्सिस में रखें और वहीं आप डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इसकी ग्राफ बनाएं, तो होता क्या है बच्चों कि ये एक वैल्यू इसकी ऐसे इंक्रीज होके बाद में डिकेइंग होनी शुरू करती है। तो ये जो ग्राफ है आपका इस तरह से, ये है आपका किसी भी सर्कुलर करंट लूप। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जो तीसरा ग्राफ है आपका जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार मैग्नेट। ठीक है। बार मैग्नेट, अच्छा बार मैग्नेट नहीं, सॉरी। तीसरा ग्राफ है सोलेनोइड। ठीक है। तो सोलेनोइड का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, B = μ0 Ni, और जहाँ पर ये छोटा n जो है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएं बच्चों तो होगा क्या, देखिए ये अगर हम ग्राफ बनाएं B और डिस्टेंस के बीच में, तो वैसे तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, एंड पॉइंट पे ये डिकेइंग नेचर का होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर ये डीके होना शुरू करता है वहाँ पर इसकी वैल्यू होती है B/2। कितनी वैल्यू होती है, B/2। ठीक है। चौथा और जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ है वो हमारा है कि कोई हमारी एक वायर है, इसके आपको आउटसाइड निकालना है। ठीक है। हम एक इसका एम्पिरियन लूप लेते हैं यहाँ पे, तो एम्पिरियन लूप लेंगे तो ये आउटसाइड हो गया। ठीक है। और अगर इसकी रेडियस हमारी आर है, ठीक है, तो इसके आउटसाइड निकालना है। ठीक है। और इनसाइड निकालना है। ये मान के चलिए इसकी जो रेडियस है वो हमारी इतना, हमारा ये एक वायर है तो हमने आउटसाइड निकालना है, इसकी रेडियस आर है तो आर पॉइंट पे निकालना है, इनसाइड निकालना है और बाउंड्री पे निकालना है। ठीक है। ये एनसीईआरटी का ही है। तो बी और अगर डिस्टेंस के बीच में अगर आप बनाएं तो बच्चों इनसाइड ये लीनियरली इस पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और एक टाइम बाद क्या होगा, ये डीके होना शुरू करेगा। क्या करेगा, डीके होना शुरू करेगा। तो ये ग्राफ जो है हमारा किसी भी स्ट्रेट थिक वायर का है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है और रेडियस आर है, जिसमें एक स्टेडी करंट है आई। ठीक है। तो इनसाइड ये हो गया
आउटसाइड ये हो गया। आगे चलते हैं ग्राफ में। आगे जो आप ग्राफ देखेंगे बच्चों, वो आपने ये देखा होगा कि जो दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, उनमें कोई करंट है, तो पैरेलल लाइन में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारी करंट है, जैसे ये है, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, मान लो डी है, इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है, तो आपने देखा होगा कि इसमें जो फोर्स लगेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ से हम निकालते हैं म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई डी, ठीक है। दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो पैरेलल करंट है, और पैरेलल करंट क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, और ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और वहीं पर आप देखते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ये एंटी पैरेलल करंट है, ये I1 है, ये I2 है। तो एंटी पैरेलल करंट हमारी बच्चों फोर्स तो उतना ही होगा, रिपेल करेगी। तो अगर इसका आपको ग्राफ पूछा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 3 केस इसमें बनते हैं, अगर आपसे F और I1 I2 के बीच में ग्राफ पूछा जाए, और 3 केस क्या बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। और ये आपसे डायरेक्ट पूछे जाए ना बच्चों, आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, फिर गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। और तीसरा आपसे ये पूछा जाएगा F I1 I2। और पहले केस में ये है कि जो आपका I1 I2 है, इसमें अगर आपकी डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, अगर d कांस्टेंट है तो आप देख सकते हैं ये d कांस्टेंट होगा तो F जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 I2 हो जाएगा। तो ग्राफ हमारा ऐसे बनता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अगर आपका I1 I2 पॉजिटिव हो गया, सेकंड केस में I1 I2 पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव के केस में ये जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनेगा। और अगर आपका I1 I2 नेगेटिव हो गया, तो आपका जो ग्राफ है वो आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। तो बात आप ये थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, ये ना ऐसे बनेगा ये। तो ये पूछे जाते हैं आपसे एग्ज़ाम में, तो आपको ये फोर्स पर यूनिट, वैसे तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रिपेयर रहना है कि क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम जो ग्राफ करने वाले हैं वो करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर के, देखते हैं। अब जो ग्राफ है बच्चों, आपने कई बार पढ़ा होगा डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। हम ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्राफ डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी में हैं या एनसीईआरटी के कहीं भी रिलेटेड हैं, ठीक है। डाई, पैरामैग्नेटिक और लास्ट है फेरोमैग्नेटिक। तो बच्चों सबसे पहला जो यहाँ का ग्राफ पूछा जाता है वो पूछा जाता है ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। तो आपको पता होगा डाई मैग्नेटिक की जो ससेप्टिबिलिटी होती है नेगेटिव होती है और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, तो ये इसका ग्राफ हो गया। और वहीं पैरामैग्नेटिक की बात करें, पैरामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है, लेकिन ऐसे वेरी करती है क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। फेरोमैग्नेटिक का भी नेचर ऐसी है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि अगर ये टी है तो ये एक क्यूरी टेम्परेचर के बाद ये ऐसे और ऊपर से लगभग लगभग ऐसे वेरी करती है। तो यहाँ पर जो ससेप्टिबिलिटी होती है ये हमारी 1/T-TC है, और ये कब होता है, जब क्यूरी टेम्परेचर से छोटा होगा तो आपका ये फेरो होगा, और इसके बाद ये पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, पैरा है, और ये क्या है, फेरो है, ठीक है। दूसरा ग्राफ यहाँ पर है एम और एच कर्व कहते हैं जिसे हम। तो एम एच कर्व में क्या है बच्चों, देखो जो हमारे डायमैग्नेटिक हैं उसका ऐसे बनता है एम एच कर्व, और जो पैरामैग्नेटिव है, पैरामैग्नेटिव का जो कर्व है वो ये बनता है, और फेरोमैग्नेटिक में हम बनाते हैं हिस्टैरिसीस, ठीक है। अब इसको हम हिस्टैरिसीस को अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब कई बार इंटेंसिटी आई और एच के बीच में भी ग्राफ पूछते हैं, ठीक है। तो कई बार ये ग्राफ ये नहीं दिया रहेगा आपको, यहाँ से नीचे ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एम और एच के बीच में है, और कभी ये वाला पार्ट नहीं देंगे, मतलब इतना भी आंसर सही है, इतना भी आंसर सही है, ठीक है। तो ये तो ग्राफ थे। इसका बिहेवियर देखें अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, जैसे कोई डायमैग्नेटिक है बच्चों, डायमैग्नेटिक का एक टुकड़ा है, अगर आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन डालो तो डायमैग्नेटिक रिपेल करते हैं, तो ये एक भी लाइन इसके अंदर नहीं होगा, ऐसे होगा।
अगर वहीं पैरा होगा तो पैरामैग्नेटिक में क्या होगा कि ये फीबली अट्रैक्ट करते हैं, वीकली अट्रैक्ट करते हैं, तो ये ऐसे होगा। और वहीं अगर आपका फेरो हो गया तो फेरो में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर नहीं होगी, क्योंकि ये अगर मैग्नेट है तो ये स्ट्रांगली क्या करेंगे, इनको अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। एक और पूछा जाता है कभी कभी मरकरी एच जी। तो एच जी की जो हमारी एट 4.2 लिखा हुआ आएगा, आपको एनसीईआरटी में दिया है, तो ये भी डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी क्या बनेगी, जैसे हमारी डायमैग्नेटिक की होती है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमारा है हिस्टैरिसीस, उसको भी डिस्कस करते हैं और उसके बाद ये ख़त्म करते हैं। ये जो आपके सामने बच्चों ग्राफ है, इसी को हम हिस्टैरिसीस बोलते हैं। और जनरली ये कर्व किसके बीच में होता है, एम और एच। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए हिस्टैरिसीस, इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, अब एम को बी भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में। ठीक है। तो हिस्टैरिसीस कर्व फेरो ही देते हैं बच्चों। अगर हिस्टैरिस का मतलब ये है, अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, किसी भी जो डोमेन थ्योरी होता है यहाँ पर, वो अलाइन होते हैं किसी डायरेक्शन से। तो वो क्या करते हैं कि उसमें एक मैग्नेटिज्म रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, या रिसाइडेड कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक हिस्टैरिसीस कर्व बनता है। तो अगर आप एच को फर्दर इंक्रीज करते हैं, जैसे आप इसको अगर पॉइंट बनाएं, अगर इसको आप ओ करते हैं, ठीक है, और ये बी हो गया, ये ए हो गया। ठीक है। तो ओ ए बी, और इसको आप सी दे दीजिए, इसको डी दे दीजिए, इसको ई दे दीजिए, इसको एफ दे दीजिए। ठीक है। और इसको आप जी दे दीजिए। तो इसमें है क्या, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं ओ से, ठीक है, तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है, जिसको मैं एम कह रहा हूँ, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो इंक्रीज होती है और एक टाइम बाद मैक्सिमम होके सैचुरेट हो जाती है। देखिए ये सैचुरेट हो गई है। ठीक है। तो होता क्या है, ये सैचुरेट हो गई। अगर आप एच को रिड्यूस करेंगे तो आई भी रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन जीरो के बराबर नहीं होती। समझ रहे हैं। अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे, किसको, एच को, तो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक जो हमारा आई है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है जो, या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, कुछ भी कह सकते हैं, वो आपका क्या होगा, डिक्रीज तो होगा लेकिन जीरो नहीं होता। ठीक है। तो जब आपका एच जीरो है, जब आपका एच जीरो है, तो इस समय जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है या जो मैग्नेटिज्म है, इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। ठीक है। और वहीं पर अगर आप एच को रिवर्स ही कर दें, तो रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटाइजेशन पहले डिक्रीज होगा। और डिक्रीज कैसे होगा, यहाँ पर लाइन है ओ टू डी, यहाँ तक। ठीक है। तो ओ टू डी हमारा डिक्रीज होगा। और अगर आपका एम जो है जीरो हो गया, तो हम एच की वैल्यू को बोलते हैं कोरिसिविटी। ठीक है। मतलब अगर हमारा ये एम ही जीरो हो गया तो हम इसको बोलते हैं कोरिसिविटी। तो इसमें पूछा क्या जाता है, कोरिसिविटी। और जनरली कोरिसिविटी का मतलब ये है, ये सिग्निफाई करता है कि मैग्नेटिक हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ सब्सटेंस, कितना हार्ड है कितना सॉफ्ट है। तो जो मैग्नेटिक हार्ड सब्सटेंस होते हैं उसकी कोरिसिविटी ज़्यादा होती है, सॉफ्ट की कम होती है। ठीक है। तो ये इस तरह से कर्व बनता है, आपने जनरली देखा होगा। यहाँ से क्या है बच्चों कि इम्पॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है, आपने कई बार एग्जाम्पल देखा होगा। दो लोगों में आप अगर कंपेयर करें, सॉफ्ट आयरन और स्टील में, दो लोग हैं यहाँ पर, सॉफ्ट आयरन और स्टील में, तो इसमें होता क्या है कि जो एरिया है, जो सॉफ्ट आयरन का हिस्टैरिसीस है, मतलब जैसे ये बनाएंगे ना, तो इसका जो एरिया है वो क्या होगा, कम होता है, लेस होता है। मतलब ये इस टाइप का बनेगा, बहुत कम बनेगा। जैसे इसमें चौड़ा बना है, इसमें ऐसे बनेगा, देखिए ऐसे, और यहाँ से इस तरह से बनेगा। ये बहुत बहुत ही कम बनेगा, ऐसे करके बनेगा। ठीक। तो एरिया कम होगा तो हिस्टैरिसीस लॉस भी कम होगा, एच लॉस भी लेस होगा। ठीक है। तो जैसे हिस्टैरिसीस लॉस होगा कम, तो इसका मतलब ये है जो वो है आपकी कोरिसिविटी फोर्स है या रिलेटिविटी है, ये कम हो जाएंगे। ठीक है। तो इस केस में म्यू आर आपका ज़्यादा हो जाएगा, रिलेटिव परमिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी आपकी हाई हो जाएगी। ठीक है। और इसका यूज क्या है बच्चों, इसका यूज है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। किस में यूज है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में।
और यही पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है। ठीक है, और वहीं पर जो यहाँ पर हमारा वो है क्या, रेंटिविटी और कोरिसिविटी, वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारे कम हो जाएंगे। तो क्वेश्चन यही आता है कि बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए कम होंगे या ज़्यादा होंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए म्यू आर और काई क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, बाकी क्या होगा, सब कम होगा। वहीं स्टील का देखेंगे, जो ये कर्व है ऐसे ही बनेगा बड़ा बड़ा, तो ये लार्ज कर्व बनेगा, लार्ज कर्व बनेगा तो लॉस भी ज़्यादा होगा, और लॉस ज़्यादा होगा तो जो म्यू आर है बच्चों ये कम हो जाएगा, काई जो है ये भी कम हो जाएगी। ठीक है, और जो आपकी रिटेंटिविटी है और कोरिसिविटी है, ये आपकी क्या होगा, कोरिसिविटी ये आपकी हाई हो जाएगी। ठीक है, ये हाई हो जाएंगे। क्या क्या हाई हो जाएंगे, रिटेंटिविटी और कोरिसिविटी। ठीक, और इसका यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने में। तो इससे एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाएगा हिस्टेरिसिस, तो ये हिस्टेरिसिस एमएच कर्व है किसका, फेरोमैग्नेटिक का, और इसका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आप ये याद रखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए म्यू आर और जो काई है वो ज़्यादा होती हैं और सब कम, इसमें म्यू आर और काई कम होती हैं, ये क्योंकि परमानेंट है इसमें कम हो जाती है। तो आज के फॉर्मूला रिवीजन में इतना ही। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।